नमस्कार दोस्तों, सीसीके लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बच्चन की आत्मकथा इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक आप सभी के लिए हमने कई लेक्चर्स आयोजित किए हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें महसूस हुआ है कि आप इन लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं और बच्चन साहब की आत्मकथा के माध्यम से इनके बारे में जान रहे हैं, इनके बारे में समझ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को अपने जहन में उतार रहे हैं। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि हमने बच्चन की आत्मकथा इस पर 2 खंड जो हैं वो पूर्ण कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे बच्चन की आत्मकथा पर तीसरे खंड पर, यानी कि हम बात करेंगे बसेरे से दूर। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में, और इनके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये RCSD फाउंडेशन फॉर एजुकेशन इसकी वाइस प्रेसिडेंट है। RCSD फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो निरंतर बच्चों की पढ़ाई के लिए, वृद्ध लोगों के लिए और विकलांग लोगों के लिए कार्य करती है। तो मित्रों, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का और इन्हीं के माध्यम से बसेरे से दूर इस पर विशेष चर्चा करने की कोशिश करते हैं। रुचिरा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज हम बच्चन की आत्मकथा के तीसरे खंड बसेरे से दूर के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। बसेरे से दूर बच्चन की आत्मकथा के जीवन को, तीसरे पड़ाव का जो उनका जीवन है उसको हमारे सामने रेखांकित करता है। इस जीवन को जीते हुए बच्चन जी ने जो संघर्ष किए, जो कठिनाइयाँ अनुभव की, जिन लोगों से वो मिले जुले और जिस प्रकार का उन्होंने जीवन व्यतीत किया, उसके विषय में उन्होंने इस खंड में हमें जानकारी दी है। प्रकाशकों, पाठकों के अनवरत आग्रह के कारण वो इसका प्रकाशन जल्दी करना चाहते थे, किंतु फिर भी इसका प्रकाशन जो है किंचित विलंब से हुआ। और इसका कारण ये था कि अब तक की आत्मकथा के खंडों में कुछ अंश ऐसे थे जिन पे लोगों ने आपत्तियां की थीं और बच्चन जी नहीं चाहते थे कि इस खंड में जिन घटनाओं का उन्होंने समावेश किया है उसके विषय में अगर आपत्तियां उठें तो उन्हें किसी संघर्ष का या उन्हें अजीब सी परिस्थिति का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने पहले अपने मित्रों से, परिवारजनों से, न्यायविदों से इस विषय में सलाह ली और फिर इस खंड का प्रकाशन किया। इस विषय में उनकी उक्ति है, सृजन के मामले में मुझे खेद है, मैं अपने से बाहर किसी के प्रलोभन या प्रोत्साहन अथवा दबाव का लिहाज नहीं कर पाता। वस्तुतः इस खंड में कुछ चीज़ें विवादित थीं और बच्चन जी चाहते थे कि वो इस खंड का प्रकाशन उसी तरह से करें जैसा वो चाहते हैं, अर्थात वो उन चीज़ों को उसमें समाविष्ट करना चाहते थे और इसीलिए शायद इस खंड का प्रकाशन किंचित विलंब से हो पाया। वे अपने जीवन के उस पड़ाव तक अब तक पहुंच चुके थे जिस समय तक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन की लगभग सारी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा कर चुका था। नीड़ का उनका निर्माण पुनः हो चुका था। श्यामा जी की मृत्यु के पश्चात जो नीड़ उनका उजड़ा हुआ था वो तेजी जी के आने के बाद पूरा हुआ, दोबारा से बसा और उस घर में अमिताभ बच्चन और अजित बच्चन के रूप में उनके 2 छोटे छोटे बच्चों ने भी जन्म ले लिया था। कहने का मतलब ये है कि बच्चन जी अपने परिवार के साथ एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस खंड में उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब वो ईट्स पे कार्य करने के लिए विदेश गमन करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। वहाँ से स्वीकृति मिल जाती है और वो अपने इस नीड़ से, अपने परिवार से दूर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ईट्स पर शोध कार्य करने के लिए जाने का अपना जो निश्चय है वो नीड़ के निर्माण के अंत में अपने पाठकों को दे चुके होते हैं। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के 4 खंडों में अपने लिखने की एक प्रतिबद्धता और जो ये एक उन्होंने आश्वासन दिया था अपने पाठकों को कि वो अपने खंडों को 4 खंडों तक सीमित रखेंगे और उन 4 खंडों में वो अपने जीवन के पूरे इतिवृत्त को अपने पाठकों के सामने लेकर आएंगे, जिससे उनके पाठक उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। किंतु जाल समेटा काव्य संग्रह में उन्होंने अपने काव्य जगत को समेटने का जो ये घोषणा की थी और उसके साथ ही उन्होंने ये अपने पाठकों को सूचित किया था कि बसेरे से दूर उनकी आत्मकथा का
तीसरा और अंतिम खंड होगा। इससे कुछ पाठक जो हैं वो क्षुब्ध हुए, नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि बच्चन जी जो हैं उन्होंने जो वादा किया था उनसे कि वो 4 खंड लिखेंगे, वो क्यों अपनी आत्मकथा को 3 खंडों में ही समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय में उन्होंने कहा, जो कहानी मैंने सुनानी शुरू की थी उसी को पूर्ण करने के क्रम में यह अगली और अंतिम कड़ी है। उन्होंने ये भी कहा, मुझे इसकी याद न दिलाएं कि आपने तो 4 खंडों में अपना आत्मसंस्मरण देने को कहा था और फिर 3 पर ही अपनी कलम खींच रहे हैं। अब आपको बता ही दूं कि वह मेरा हथकंडा था। 4 तक के लिए आपको इसलिए तैयार किया था कि कम से कम 3 तक तो आप मेरी कहानी से ना ऊबेंगे। और इस प्रकार से हल्की फुल्की बात करके उन्होंने अपनी बात को स्थापित करने की कोशिश की कि वो अपनी आत्मकथा को 3 खंडों में ही विराम दे देंगे। किंतु जब वो लिखना उन्होंने शुरू किया तो उन्हें लगा कि उनका जीवन जो है वो इतना विस्तृत है या बहुत कुछ अनकहा ऐसा रह जाएगा जो वो अपने पाठकों के साथ साझा करना चाहते हैं। तो उन्होंने आत्मकथा के 4थे खंड को भी लिखना शुरू किया, जो था दशद्वार से सोपान तक। विवेच्य खंड का उन्होंने शीर्षक जो है वो पहले हंस का पश्चिम प्रवास ये रखा था, किंतु कुछ कारणों के कारण उन्हें लगा कि हंस का पश्चिम प्रवास जो है ये शीर्षक उतना उचित नहीं होगा और बाद में उन्होंने इस खंड का नामकरण बसेरे से दूर किया। हंस का पश्चिम प्रवास उन्होंने इसलिए कहा, हंस अर्थात बच्चन, जैसे कोई हंस कुछ समय के लिए अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है किंतु अपने स्थान को भूलता नहीं है और दोबारा से उसी स्थान पर प्रत्यागमन कर लेता है, उसी तरह से बच्चन जी अपने बसेरे से, जो तेजी जी और बच्चों के साथ उनका बसा बसाया घर था, उससे पश्चिम में जा रहे थे। किंतु पश्चिम में जाने के बाद भी वो अपने बसेरे से दूर नहीं थे। यादों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से या एक दूसरे को के लिए जो वो गिफ्ट्स भेजते थे उनके माध्यम से वो निरंतर उनके साथ जुड़े रहे थे। वहाँ पर भी उनको एक चिंता हमेशा रहती थी कि उनके पीछे से भारत में उनका परिवार जो है वो किस प्रकार से रह रहा होगा और जब वो वापस आते हैं तो वो उन लोगों के साथ रचते हैं, बसते हैं और दोबारा से उतना ही आनंदित अनुभव करते हैं। तेजी जी के साथ उनके उजड़े जो नीड़ था उसका जो पुनर्निवास हुआ था, पुनर्निर्माण हुआ था, उससे वो दूर केवल एक विवशता में ही जाने का निश्चय करते हैं। यहाँ पर एक बात पाठकों के मन में आ सकती है कि निरंतर अपनी दोनों आत्मकथाओं में पूर्व की बच्चन जी ने इस बात को रेखांकित किया है कि उनका जीवन जो है बहुत समतल धरातल पर कभी भी नहीं चला। आर्थिक रूप से उन्हें हमेशा परेशानी रही, विभिन्न प्रकार की उनको नौकरियां करनी पड़ी और वेतन के हिसाब से वो अपनी नौकरी को बदलने के लिए विवश रहे। फिर ऐसा कौन सी बात थी कि उन्हें विदेश में जाकर अपने शोध कार्य को पूरा करना पड़ा। दूसरी बात, केवल क्या इलाहाबाद से जब वो दिल्ली आते हैं, क्या उस जीवन को भी हम इस कालखंड में जब हम देखते हैं तो क्या ये कालखंड जो है वो उस समय का है जब वो पश्चिम से वापस आ चुके होते हैं भारत, तो क्या इस कालखंड को हम इस बसेरे से दूर जो उन्होंने कृति का शीर्षक दिया था उसमें हम समेट सकते हैं, क्या हम उसमें बता सकते हैं? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि बसेरा जो इलाहाबाद का जो उनका जीवन था वो उनका एक ऐसा जीवन था जिसने उनके व्यक्तित्व पर अपना बहुत अधिक प्रभाव डाला था। उनके व्यक्तित्व को जैसा वो हमारे सामने उपस्थित होते हैं उनको वैसा बनाने में उस समय ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के परिवेश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर जब बच्चन जी विदेश से दोबारा आते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उनके मनोनुकूल नहीं थी और ऐसे में अंत में उनको ये निश्चय करना पड़ता है कि वो इलाहाबाद छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि इलाहाबाद भी उनका एक बसेरा था जहाँ से उन्हें प्रवास करना पड़ा और इसलिए उन्होंने इस खंड का नाम बसेरे से दूर भी रखा। तीसरी बात कि कई बार हम अपने जीवन को समेटना चाहते हैं पर उतना समेट नहीं पाते हैं। बच्चन जी ने ये सोचा था पहले कि वो केवल इस खंड में वहाँ तक की कथा को लिखेंगे जहाँ पर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कार्य किया,
पर वहाँ से आने का जो जीवन है वो भी उनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और इसलिए उन्होंने वहाँ का जो वर्णन है, वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ के जो लोग हैं, उसका भी इस खंड में समावेश किया है। शीर्षक जो है वो इस खंड का भावों से ओतप्रोत है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वो पूरी सार्थकता के साथ अपने पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और पाठक ये बेचैन हो जाता है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, कि बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के इस खंड में अपने जीवन को किस प्रकार से जिया था और भोगा था। ये जो खंड है, ये 3 हम भागों में इसको विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने से पूर्व जो बच्चन जी का जीवन है, उसके विषय में उन्होंने बताया है। मध्य भाग में उन्होंने उस समय को बताया है जब वो पश्चिम में ईट्स के ऊपर शोध कार्य करने के लिए गए थे, और वहाँ पे उन्होंने जिस प्रकार का जीवन जिया, जो उनके सहयोगी थे, जिन निर्देशकों के सानिध्य में उन्होंने अपना शोध कार्य पूर्ण किया, उन सब के विषय में उन्होंने इस भाग में बताया है। और इसके पश्चात जो अंतिम भाग है इस खंड का, वो वहाँ आता है जहाँ पर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वापस आकर इलाहाबाद में जो जीवन जिया, और इलाहाबाद से जब वो दिल्ली में आने का निश्चय करते हैं, वो कालखंड उन्होंने इस खंड के तीसरे भाग में हमें दिया है। मध्य भाग में लौटने पर कवि जो है ये प्रसन्नता का अनुभव करता है, और वो गुनगुना उठता है, कह रही पेड़ की हर शाख, अब तुम आ रहे अपने बसेरे। और इन पंक्तियों के माध्यम से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि बच्चन जी का बसेरा भारत था, और वो दोबारा से भारत आने के बाद किस प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ये जो 3 आयाम हैं, ये 3 आयाम अलग अलग होते हुए भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और देखा जाए तो प्रथम आयाम और जो तृतीय आयाम है, इनके बीच में एक कड़ी के रूप में वो कालखंड आता है जब वो अपना शोध कार्य कर रहे होते हैं। कथा का प्रारंभ ईट्स की काव्य पंक्तियों और उसके हिंदी रूपांतर के साथ होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चन की आत्मकथा के जो शीर्षक हैं, वो एक प्रकार से 3 तरीके से हमारे सामने आते हैं, और विभिन्न आलोचकों की इस विषय में अलग अलग मत हैं। पहला जो शीर्षक है, वो आवरण पृष्ठ पर जो छपा हुआ शीर्षक होता है वो है, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, और इस खंड का है बसेरे से दूर। दूसरा जो आवरण हम कह सकते हैं, या जो हम शीर्षक कह सकते हैं, वो मोंटेन की विज्ञप्ति है, जिसे कवि ने अपने हर आत्मकथा के दूसरे पृष्ठ पर दिया है। किंतु आलोचकों के अनुसार इसे हम किसी भी कथा का शीर्षक नहीं कह सकते, क्योंकि ये मोंटेन की विज्ञप्ति है, और मोंटेन के विचारों से सहमत होने के कारण, उनके प्रति एक सम्मान देने के कारण बच्चन जी ने इन्हें अपनी आत्मकथा में समाविष्ट किया है। तीसरा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, या 10 द्वा से सोपान तक, उसमें जो उन्होंने भूमिकाएं लिखी हैं, या अपने पाठकों से जो वो वार्तालाप करते हैं, जो वो बात बताते हैं, उसको भी कुछ आलोचकों ने शीर्षक माना है, किंतु वो शीर्षक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई भी रचनाकार अपने मंतव्य को या अपनी कथा को वो किस दृष्टि से देखता है, इसका स्पष्टीकरण देता है, और ये चीज़ हम शीर्षक नहीं कह सकते। और इसलिए मैं कहूँगी कि शीर्षक जो है वो केवल बसेरे से दूर को ही माना जाना चाहिए। अपना जीवन जो है वो उन्होंने क्यों अध्यापक के रूप में करना स्वीकार किया, इस विषय में बताते हुए बच्चन जी ने कहा है, मैंने अध्यापन को रोटी कमाने के एक स्वच्छ और सुविधाजनक साधन के रूप में स्वीकार किया था, तो चाहता था कि एक सफल अध्यापक बनूं। अपने को योग्य अध्यापक बनाने के लिए मैंने कितना श्रम यत्न किया, जितनी शक्ति लगाई, जितनी तैयारी की, उतनी अपने कवि को संवारने निखारने के लिए नहीं। जिस साधन से अपनी जीविका चले, उसके प्रति आस्थावान होना बहुत पहले से मेरी व्यक्तिगत नैतिकता का अंग बन चुका था। किंतु यहाँ पर बच्चन जी को तब थोड़ा सा आघात लगता है, जब उनके हिंदी प्रेमी होने के कारण,
या कक्षा में जब वो अपनी काव्य पंक्तियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे उस समय, या बीटेक होने के कारण उनके ऊपर उनके जो सहकर्मी थे वो ये आरोप लगाते थे कि हिंदी का व्यक्ति है वो क्या पढ़ाएगा, और हिंदी का होते हुए वो अंग्रेज़ी का अध्यापक है तो वो तो और भी मुश्किल है उसके लिए पढ़ाना, या अपनी रचनाओं में से जो वो उद्धरण देते थे वो ठीक नहीं है, या उन्होंने बैकडोर एंट्री की है। इन सब कारणों के कारण वो इतने क्षुब्ध हो गए कि वो अपने सहपाठियों से अलग होकर जीवन यापन करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। सरलता से बच्चन जी को अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं मिला। निरंतर उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्षों का सामना करना पड़ा, और मेरे हिसाब से उनके पाठकों को उनकी आत्मकथा पढ़ते हुए इसी बात की प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से संघर्ष तो हम सबके जीवन में आएंगे और आते भी हैं, पर उन संघर्षों से हमें घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों का हमें सामना करना चाहिए, और तभी हमारे लिए मार्ग जो है वो आगे प्रशस्त हो सकता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनका गरीबी में गुजरा, और उन्होंने कहा है, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी और संघर्ष में बीता, पर उन्होंने मुझे स्वावलंबी और किसी हद तक स्वाभिमानी भी बनाया था। मैं जो हूँ, जो बना हूँ, अपने बल पर, अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत और मशक्क़त से। और इस बात का एक प्रकार से अभिमान या स्वाभिमान उन्हें निरंतर रहा भी, और इसे अभिमान नहीं कहना चाहिए, इसको स्वाभिमान ही कहना चाहिए, क्योंकि अभिमान में घमंड की बू भी आती है। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में जब अंग्रेज़ी का पद उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्हें लगा कि अब शायद उनके जीवन में जो संघर्ष का समय था वो खत्म हो रहा है, अब उनका जीवन एक सरलता से बीतेगा, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पर वहाँ जाके उन्हें लगा कि हर क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में भी प्रतिद्वंदिता है। जो उनके सहकर्मी हैं, सहयोगी हैं, जिनसे वो एक सहारे की उम्मीद करते थे, एक मित्रता की उम्मीद करते थे, वही एक प्रकार से उनके पीठ पर छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठे हैं। इस समय उन्होंने उन प्रत्यारोपों का, आरोपों का सामना भी किया, पर जब उन्हें लगा कि नहीं, अब मैं इसको अस्वीकार नहीं कर सकता, तब उन्होंने सब कुछ छोड़कर दिल्ली आने का निश्चय कर लिया। इस संदर्भ में उन्होंने अपने मित्रों अमरनाथ झा, डॉक्टर S.C. देव, डॉक्टर फिराक, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि का भी परिचयात्मक जो वर्णन है वो उन्होंने इस खंड में दिया है। विश्वविद्यालय में जो सत्र होते थे, वहाँ पे जिस प्रकार से पढ़ाई होती थी, विभिन्न प्रकार के आयोजन होते थे, उस विषय में भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। यहाँ पे एक बात और स्पष्ट करनी होगी कि क्योंकि अपनी आत्मकथा के पहले 2 खंडों में बच्चन जी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का, इलाहाबाद में अपने दोस्तों का, और किस प्रकार से उन्होंने नौकरियां बदली या किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, इस प्रकार का उन्होंने बहुत विस्तृत अंकन किया है। तो इस खंड में जब वो अंकन करते हैं तो वो जहाँ कहीं भी विस्तृत होते हैं वहाँ पे वो संक्षिप्त होने की एक डिमांड रखते हैं, या संक्षिप्त होने की अपेक्षा उनसे रखी जा सकती है। उनका जीवन कभी भी तनाव मुक्त नहीं रहा। वो बहुत खुश थे कि 10 साल पहले ईट्स के ऊपर जो वो कार्य करना चाहते थे वो विभिन्न परिस्थितियों के कारण रुक गया था, और अब दोबारा से वो उसे शुरू कर सकते थे, वहाँ जा सकते थे, किंतु फिर भी अनुमति मिलने के बाद भी उन्हें वो तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ, और उसका कारण ये था कि अर्थाभाव। उन्हें लगा कि मैं वहाँ जा तो रहा हूँ, जाना भी चाहता हूँ, पर क्या मैं उस अर्थ का जुगाड़ कर सकूँगा, उन पैसों का मैं जुगाड़ कर सकूँगा जो मुझे वहाँ पे चाहिए, और मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा। तेजी जी उस समय कुछ कमा नहीं रही थी, पूरा परिवार उन पर निर्भर था, और वो इसलिए ज़्यादा तनाव का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने लिखा है, अपनी मुझ पर सदैव निर्भरा पत्नी और अपने 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर 2 बरस के लिए 7 समंदर पार जाकर बैठना, जो तनाव मेरे मन में हो सकता था उसका पूरा आभास मैं आपको नहीं करा सकता। मेरे लिए और तरह के भी तनाव थे। और यहाँ हम देखें कि बच्चन जी को
जब वो प्रकाशकों के पास गए कि मुझे इस सोपान काव्य संग्रह की अग्रिम जो राशि है वो दे दें, उन्होंने मना कर दिया और इसलिए उन्हें मजबूर होकर दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के पास जाना पड़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगनी पड़ी। बहुत स्वाभिमानी थे बच्चन जी और इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी का सहारा लें या किसी की मदद लें। उन्होंने पहले जिन भी स्रोतों से वो पैसा इकट्ठा कर सकते थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और फिर उन्होंने जाकर अपने दोस्तों से या जो उनके अभिभावक तुल्य थे उन लोगों से मदद मांगी। उनकी आत्मकथा के प्रथम 2 खंडों में उनकी आर्थिक विपन्नता का बहुत विस्तृत अंकन हमें मिलता है, पर उस विस्तृत अंकन के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि बच्चन जी कितने स्वाभिमानी थे। वो किसी से मदद नहीं लेते थे, वो किसी से मदद लेना चाहते नहीं थे और केवल मजबूरी में ही वो किसी को अपनी परेशानी बताते थे। उन्होंने उत्तर दिया कि लोगों ने जब उनसे पूछा कि भाई फिर अगर आपके पास इतनी ही पैसे की कमी थी तो आप भारत में रह के ही अपना शोध कार्य क्यों नहीं पूरा कर सकते थे, आप क्यों बाहर जाना चाहते थे? तो उन्होंने कहा, मैं अपने नाम के आगे केवल एक डिग्री जोड़ने के प्रलोभन से ईट्स पर काम करने के लिए तत्पर नहीं हुआ था। ईट्स के काव्य ने मेरे मन में एक समस्या उठाई थी और उसी का समाधान पाने को मैं पिछले 10 वर्षों से छटपटा रहा था। मेरी दृष्टि में शोध विधिवत समाधान पाने की प्रक्रिया मात्र थी और डिग्री चाहे कैम्ब्रिज की हो चाहे इलाहाबाद की, मेरे समाधान पाने की सफलता पर प्रामाणिकता की मोहर कैम्ब्रिज की निश्चय ही अधिक संतोषप्रद होती, क्योंकि वह निर्विवाद रूप से अधिक अधिकारी विद्वानों द्वारा लगाई जाती। और इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत में रहकर भी वो कार्य कर सकते थे, पर विदेश जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर ईट्स पर काम करना उनके लिए ज़्यादा सहज था, क्योंकि वहाँ एक तो वो ईट्स की पत्नी से मिले और उनसे उन्होंने जानकारी ली, फिर ईट्स के साथ जो लोग कार्य कर चुके थे उनसे उन्होंने जानकारी ली और वहाँ से उनके जीवन वृत्त के बारे में जानकारी लेना उनके लिए ज़्यादा सहज था। मध्य भाग की कथा जो है वो उनके प्रवासकालीन जीवन अनुभवों से जुड़ी हुई है और उन्होंने इस बारे में लिखा, मैं इस खंड में अपनी जीवन की उस अवधि की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे मैं अपने देश, नगर, घर, परिवार से दूर जाकर इंग्लैंड कैम्ब्रिज में रहा, विलियम बटलर ईट्स के साहित्य पर शोध कर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि मैंने प्राप्त की। 100 से ऊपर उन्होंने इस समय छंदोबद्ध रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी। उसके बाद उन्होंने प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचग्रह, इन संग्रहों की कविताओं को भी उसी कालखंड में उन्होंने उनकी रचना की। बहुत सा गद्य भी उन्होंने लिखा जो प्रवास की डायरी में उनका आया हुआ है और इस विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उनका कहना था, इस छोटी सी अवधि में जितना मैंने लिखा पढ़ा, देखा सुना, जाना पहचाना, भोगा सहा, अनुभव अवगत किया, उतना मैंने इतने काल माप में अपने जीवन में नहीं किया था। लंदन पहुंचने पर उनकी सर्वप्रथम जो भेंट है वो मार्जरी बोल्टन से होती है और उन्होंने बच्चन जी को वहाँ के सिक्के दिए। उन सिक्कों से उन्होंने ये बताया कि वो सिक्के और भारतीय सिक्कों में किस प्रकार का अंतर है, उनका मूल्य भारतीय सिक्कों के अनुसार क्या होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने लंदन की जो ट्यूब ट्रेनें हैं उनका नक्शा लाके दिया बच्चन जी को और उस जो मैप था उसमें जो लाइनें लगी हुई थी रंग बिरंगी, उनके विषय में उनको विस्तृत जानकारी दी, विभिन्न स्टेशनों के बारे में बताया और इस प्रकार से बच्चन जी ने बताया कि किस तरह से उस मैप के द्वारा उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी जगहों को देखा और सहजता का अनुभव किया। अपने प्रयासों से उन्होंने वहाँ पर धन जुटाने की कोशिश की, किफ़ायतों से वो रहे और जब उन्हें लगा कि उन्हें कोई सिनेमा देखना है या समारोह में जाना है या कोई जगह देखनी है तो वो किस प्रकार से बाकी खर्चों में कमी करते थे और पैसे एकत्र करते थे,
किस प्रकार से उन्होंने काव्य सृजन किया, इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने अपने पाठकों को दी है। उन्होंने कहा, तब जो कुछ मैं उपलब्ध कर सका, चाहे शोध साफल्य के रूप में, चाहे काव्य के रूप में, चाहे गद्य रचना के रूप में, वह सब तनावों के कारण ही संभव हो पाया था। उनकी चुनौती स्वीकार करने से, उनके साथ संघर्ष करने, उनसे पराजित ना होने से और उनकी कटुता और कठोरता से भी अपने लिए, शायद औरों के लिए भी कुछ प्रेरक, कुछ उत्साहवर्धक संजो लेने से। हमने देखा कि बच्चन जी ने संघर्षों का डटकर मुकाबला किया है और उन्होंने जो कुछ भी वहाँ पर लिखा, उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि अगर वो तनाव में ना होते तो शायद वो इतना उत्कृष्ट सृजन ना कर पाते। हमने ये भी पढ़ा हुआ है अपने जीवन में, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। और ये बात यहाँ पे भी स्पष्ट होती है कि शायद अगर तनाव जो हैं वो उनके जीवन का एक हिस्सा ना बनते तो शायद हम बच्चन जी के उस काव्य से परिचित ना हो पाते जो काव्य हमारे सामने आज उपलब्ध है। उनके एक अभिन्न मित्र द्वारा किस प्रकार से तेजी जी को एक अफवाह जो है उन्होंने पहुंचाई थी कि बच्चन जी वहाँ पे एक मुसलमान स्त्री के साथ रागात्मक संबंध में हैं और वो तेजी जी को से अलग होकर विवाह विच्छेद कर उसके साथ विवाह करना चाहते हैं और तेजी जी किस प्रकार से मानसिक रूप से परेशान होने लगीं और वो जो दोस्त था वो तेजी जी के सहानुभूति दिखाते हुए उनके समीप आने लगा, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने की चेष्टा करने लगा। इसका भी वर्णन उन्होंने इस खंड में किया है और उन्होंने तेजी जी को ये आश्वस्त करने की कोशिश भी की है कि इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है, वो अपने नीड में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत सुखी हैं और उनको याद करते हैं और केवल याद ही नहीं करते, वो लोग उनके लिए प्रेरणा हैं और उस प्रेरणा के कारण ही बच्चन जी बने हैं और इतना उत्कृष्ट साहित्य लिख पाए हैं। उन्होंने खुद भी संकल्प किया था धन जुटाने का और उन्होंने तेजी जी को भी अपने पत्रों के माध्यम से ये सूचित करने का प्रयास किया था कि यथासंभव वो भी किफ़ायत से अपना जीवन जिएं। उन्होंने कहा, विदेश पहुंचने पर मेरी जिन मानसिक अथवा भौतिक परिस्थितियों ने मुझे लिखने के लिए विवश किया, उन्होंने और कुछ ना किया हो, एक बार फिर मुझे जीवन से जोड़ दिया। और जीवन से जुड़ने का मतलब कि उन्होंने ये जान लिया कि जीवन एक तरह से संघर्षों का ही पर्याय है। उनका विषय था W.V. ईट्स के साहित्य में निगूढ़ तत्व और इस प्रकार उन्होंने वहाँ रहकर शोध कार्य जो है वो अपना पूरा किया। इलाहाबाद में अपने एक प्रकाशक मित्र द्वारा गुलाब उगाए जाने में रुचि दिखाकर तेजी जी के निकट आने की जो कोशिश की गई, इस विषय से वो शुभ थे और इसका उन्होंने विस्तृत वर्णन अपने इस खंड के इस भाग में किया है। उनकी ये एक विशेषता रही है कि वो जब किसी बात को उनको लगता था कि वो बहुत विस्तृत रूप से उसकी चर्चा कर रहे हैं तो वो उसको समेट लेते थे, कोई एक कहानी कहना शुरू कर देते थे और दोबारा से वो उस छूटे हुए कथाक्रम को दोबारा से पकड़कर पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाते थे। दोबारा से अपने कथा सूत्रों को पकड़कर उन्होंने पाठकों को इंग्लैंड के और आयरलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में बताया, वहाँ की अश्व प्रदर्शनियों के बारे में बताया। श्रीमती ईट से जब वो मिले तो किस प्रकार का उन्होंने अनुभव किया, किस प्रकार से उन्होंने एक पत्नी के माध्यम से एक कवि को जानने का प्रयास किया, इस विषय में भी उन्होंने अपने पाठकों को बताया है। डबलिन के दर्शनीय स्थलों का, स्काइलों की प्रकृति का और प्रमुख स्थानों का उन्होंने खुलकर वर्णन किया है। कहीं कहीं ये वर्णन जो हैं वो पाठकों को बहुत लंबे दिखाई देते हैं, पर शायद बच्चन जी का जो अभिव्यक्ति है या जो वो उनके भाव हैं वो शायद ये हैं कि जो पाठक वहाँ नहीं पहुँच सकते वो कवि के माध्यम से उन स्थानों को देख सकें और उनका लुत्फ़ उठा सकें। इतिवृत्त का जो तीसरा आयाम है वो उनके भारत प्रत्यागमन के पश्चात के जीवन का, आध्यात्मिक जो उनकी दृष्टि रही उसका, उनके पारिवारिक जो स्थिति रही उसका और जो उनकी सामाजिक जीवन से उनकी जो संबद्धता रही उसका चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है।
उनकी घर की आर्थिक दुरावस्था, तेजी जी का आभूषणों का बिक जाना, उनका स्वयं का गिरता स्वास्थ्य और अपने पीछे घटित दुखद अप्रिय घटनाओं से अवगत होने पर वो जिस प्रकार से कातर हो उठते हैं, इसका उन्होंने विस्तृत वर्णन इस खंड में किया है। प्रयाग विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में जब उन्हें नौकरी मिली तो किस प्रकार का उन्होंने अनुभव किया, उनके सहयोगियों ने उनको सहयोग ना देकर किस प्रकार से उन पर छीटाकसी की और किस प्रकार से वो शुद्ध होकर विश्वविद्यालय की नौकरी को छोड़कर रेडियो स्टेशन में प्रोड्यूसर का पद स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद वो दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सम्मानीय पद को प्राप्त करते हैं, इसका भी उन्होंने वर्णन इस खंड में किया है। इलाहाबाद से विदा लेते समय वहाँ की स्मृतियाँ जो हैं वो बच्चन जी को बहुत उद्वेलित कर देती हैं और वो वहाँ से बिछड़ते हुए उसी प्रकार से कातर हो उठते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने नीड़ से उजड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाता है। वहाँ की स्मृतियों का वर्णन करते समय बच्चन जी भावुक हो उठते हैं और यहाँ पूरा का पूरा उन्होंने भावात्मक रूप से इस चीज़ का वर्णन किया है। अंत में बसेरे से दूर को अपनी आत्मकथा का तीसरा खंड घोषित करते हुए और शेष कथा को अनकहा छोड़ देने की उद्घोषणा के साथ उन्होंने मॉन्तेनी लहजों में अपने पाठकों से इस खंड में विदा ली है और कहा है, मेरी पुस्तक जीवन का एक बहुत बड़ा झूठ है और मैं कोई वजह नहीं देखता कि आप मेरे शब्दों की सुंदरता के धोखे में आकर अपनी कामकाजी घड़ियां ऐसे बेकार और बेसार शगल पर सर्फ करें। और वो जो पाठकों से विदा लेते हैं और दोबारा से अपनी जो कथा है उसको अनकहा छोड़ने का प्रण करते हैं। लेखक प्रवास काल में भी अपने घर और अपने परिवार से एकदम टूटता नहीं है। लेखक समस्त घटनाओं को पूर्व क्रम में जोड़ने का प्रयास करता है, किंतु वो जो क्रम है वो क्योंकि स्मृतियों के माध्यम से वो उन घटनाओं को याद करता है, जोड़ने का प्रयास करता है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये घटनाएं जो हैं वो आगे पीछे हुई हैं, किंतु फिर भी क्योंकि ये कवि की विशेषता है, ये लेखक का वैशिष्ट्य है कि वो उन घटनाओं को आगा पीछा होने के बावजूद वो एक ऐसे सूत्र में बांधते हैं कि कहीं पर भी हमें टूटा हुआ अनुभव नहीं होता, कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ छूटा हुआ है और उसे हम जोड़ने का हमें प्रयास करना पड़े। यद्यपि आत्मकथा आत्म की कथा होती है, स्व की कथा होती है और लेखक इसमें अपने बारे में बताता है, किंतु फिर भी केवल व्यक्ति अपना जीवन ही नहीं भोगता, उसको वो बनाने के लिए, उसका व्यक्तित्व बनाने के लिए जो उसके सहयोगी होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, जो परिवेश होता है, वातावरण होता है, वो सब उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर भी बच्चन जी ने उस मिट्टी के बारे में, उन लोगों के बारे में, उन सहयोगियों के बारे में विस्तृत रूप से अपने पाठकों को बताया है जिन्होंने बच्चन जी को बच्चन बनाया, उनके जीवन को एक क्रम दिया, उनके जीवन को सुव्यवस्थित किया और उनके प्रति वो अपने सभी खंडों में कृतज्ञ रहे हैं। संबंधों का ये दायरा केवल परिवार तक ही सीमित नहीं है, वो परिवार की परिधि को पार करके समाज, देश और राष्ट्र तक प्रसारित हो चुका है। जो बच्चन जी की आत्मकथा के प्रथम 2 खंडों में पात्रों की हमें भीड़ लगती है और हमें ऐसा लगता है कि जो पाठक है वो उन भीड़ में से बच्चन जी को पहचानने का प्रयास कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चन जी की आत्मकथा का जो पहला खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें लगभग 150 पृष्ठ जो हैं वो बच्चन जी के पूर्व के जो परिवार के लोग हैं या जो उनकी वंशावली है उसका विस्तृत उन्होंने उसमें वर्णन किया है। किंतु इस खंड में पात्रों की संख्या जो है वो अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि एक तो उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जानकारी नहीं दी गई, वो उन्होंने अपनी आत्मकथा के पहले 2 खंडों में दे दी थी। दूसरा, इसमें ज़्यादातर उन्होंने उस खंड का विवेचन किया है, कालखंड का, जब वो अपने घर से दूर थे, तो इसलिए यहाँ पर उन्हीं लोगों के बारे में उन्होंने चर्चा की है जो नीड़ के निर्माण के बाद उनके जीवन में आए या जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया। दूसरी बात, वो कायस्थ परिवार से थे
और निम्न जाति के लोगों के साथ बैठकर भोजन करने के कारण उनके वो जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था उनके परिवार को, और इस बात का भी उन्हें दुख था और इसका उन्होंने वर्णन किया भी है। उन्होंने कहा, जातिगत नाते रिश्तेदारों से हम कटे थे। निकट संबंधियों में केवल इन्हें गिने दो थे, मेरे मामा जी और मेरे भांजे। ऐसी घनिष्ठता जो आड़े समय में हमारे काम आती हो या जिस पर हम निर्भर हो सकें, हमारी किसी से ना थी। मित्रता अधिकतर औपचारिक हमारी कईयों से थी, शत्रु हमारा कोई नहीं था। बसेरे से दूर एक व्यक्ति बच्चन जी की कथा है। कथा लेखक, कथा कथक और चरित्र नायक तीनों ही रूपों में हमें बच्चन जी इस अवधि में दिखाई देते हैं। सारी की सारी घटनाएं बच्चन जी के इर्द गिर्द घूमती हैं। जिन लोगों का उन्होंने वर्णन किया है वो उन लोगों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। उनके विद्यार्थी जीवन का, उनके सहयोगियों का, उनके जो कार्यकाल में उनके साथ जो लोग काम करते थे उनका उन्होंने इसमें वर्णन किया है। जिन समस्याओं से वो जूझे हैं, उन समस्याओं से जूझते हुए उन्होंने किस प्रकार का अनुभव किया और किस प्रकार से वो उन समस्याओं से आगे निकले और उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त किया, इसका उन्होंने विस्तृत रूप से इस खंड में अंकन किया है। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्हें जब निर्वासित होना पड़ा, या निर्वासित तो नहीं कहेंगे, उन्होंने स्वेच्छा से वो कार्य जो है वो छोड़ा था। जब वो वहाँ से आए तो वो एक भारी मन से दिल्ली में वो आए, किंतु उन्होंने ये माना कि उनका वहाँ से निकलना ही बहुत ठीक था, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। जिस एटमॉस्फेयर में वो जाना चाहते थे, वातावरण में जाना चाहते थे, वो उनके मनोनुकूल नहीं था और इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। और दृढ़ता के साथ, संकल्प शक्ति के साथ, अडिग रहने के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ वो हमेशा के लिए इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली में आ जाते हैं। मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी और संघर्ष में बीता था, पर उन्होंने मुझे स्वावलंबी और किसी हद तक स्वाभिमानी बनाया था। मैं आज जो हूँ, जो बना हूँ, अपने बल पर बना हूँ। अन्यत्र उन्होंने लिखा है, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मुझको बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। बच्चन जी ने कभी भी अपने जीवन को छुपाना नहीं जाना। उन्होंने खुलकर जैसे वो हैं, जिस तरीके से वो हैं, उसे अपने पाठकों के सामने, अपने मित्रों के सामने व्यक्त किया है और वो ये अपेक्षा रखते हैं कि सभी लोग उन्हें बच्चन के रूप में स्वीकार करें। बच्चन जो सु और कु दोनों का पर्याय हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में केवल अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नहीं होती या बुराइयाँ ही बुराइयाँ नहीं होती। अच्छाई और बुराई दोनों से मिलकर कोई व्यक्ति जो है वो बनता है और बच्चन भी इसके अपवाद नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार हिंदी में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह देना यह पहली बार हुआ है हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में। और इस दृष्टि से हम देखें तो बच्चन की आत्मकथा निश्चित रूप से अपने पाठकों के ऊपर एक प्रभाव डालती है, क्योंकि वो ये मानकर चलता है कि बच्चन जी जो कुछ कह रहे हैं वो ईमानदारी के साथ कह रहे हैं, उसमें कोई दुराव या छुपाव नहीं है। किसी के सामने हाथ फैलाना बच्चन जी को कभी भी स्वीकार्य नहीं था। विदेश जाने के लिए, अपेक्षित धन जुटाने के लिए वो पहले अपने साधनों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से या शिक्षा मंत्रालय के पास जाते हैं, वहाँ अनुरोध करते हैं। रणवीर बाबा से भी जो उन्होंने धन लिया था उसको भी वो यथासंभव जल्दी से जल्दी चुकता कर देते हैं, उन्हें लौटा देते हैं, और जब तक वो लौटाते नहीं हैं उनके मन के ऊपर एक बोझ रहता है। उन्होंने लिखा है, दिल्ली से लौटने के बाद से ही मैं एक तरह से भीतरी कमजोरी का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पाया है उसके एवज में कुछ अधिक मूल्यवान देकर आया हूँ। किसी के सामने कुछ मांगने के लिए जाने में, चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए, मैं महाभीरू और संकोची हूँ। जब जब ऐसे अवसर आए हैं मेरा आध सेर खून सूख गया है। यहाँ पर हमें बच्चन जी
का वो रूप समझ में आता है जिसमें उनका स्वाभिमान झलकता है, आत्मविश्वास झलकता है, और वो ये चाहते हैं कि वो अपने जीवन में जो कुछ करें उसमें किसी और का सहारा ना लें, वो अपने स्वयं के अनुभवों के कारण, अपने स्वयं के परिश्रम के कारण वो उस चीज़ को प्राप्त करें। मार्जरी बोल्टन के आजीवन अविवाहित और फलतः निसंतान रहने के कारण को जानकर वे दुखी होते हैं, और यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि बच्चन जी केवल अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास जो उनके जीवन में जो उनके मित्र थे, जो उनके परिचित थे, उनके दुख में भी उतने ही दुखी होते हैं और उनका सहयोग करना चाहते हैं, उनके दुख को दूर करना चाहते हैं, और जहाँ दुख को दूर नहीं कर पाते, कम से कम मानसिक रूप से तो उनके साथ अवश्य रहते हैं। वो ईट्स की कब्र पर जाकर उनके दर्शन करते हैं, केवल दर्शन ही नहीं करते, उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। रणवीर बाबा के पिता के मृत्यु होने पर वे उनके पास जाते हैं और अपनी शोक संवेदना को प्रकट करते हैं। हेन के युवा पुत्र की मृत्यु होने पर और डॉक्टर अमरनाथ झा का निधन होने पर वो विचलित हो उठते हैं। डॉक्टर अमरनाथ झा द्वारा अपने अंतिम संस्कार हेतु चंदन की लकड़ी खरीदना उन्हें अंदर तक हिला देता है, और वो कहते हैं वे संभवतः नहीं चाहते थे कि जो उनका दाह संस्कार करने के लिए आए उन्हें उनकी जलती लाश की दुर्गंध भी लगे। उनका आभिजात्य उनके रहन सहन में, बात और व्यवहार में, उनकी नैतिकता में, बौद्धिकताओं में, सब जगह सक्रिय, समर्थ और प्रबल था, और अंत में वह करुण भी हो उठा था। अपने हाथों अपनी चिता की लकड़ी भी खरीदना। इलाहाबाद से अंतिम मौखिक विदा लेते हुए वे अत्यंत भावविह्वल हो उठते हैं और कह उठते हैं, और यहीं की मिट्टी पानी से विचलित है मेरी काया, मेरी स्वर लहरी आई है गंगा यमुना की अमर लहर से, गाता हूँ अपनी लय भाषा सीख इलाहाबाद नगर से। यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि बच्चन जी एक भावुक व्यक्ति थे। उनके जीवन की ये घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि घटनाओं का उन पर प्रभाव पड़ता था, वो भावुक हो उठते थे, और वो भावनाएं ही शब्दों का रूप धारण करके उनकी कविताओं में या उनके गद्य में हमारे सामने उपस्थित हो उठती हैं। वे इलाहाबाद से संबंधित हर स्थान का, हर जगह का, हर परिचित का को याद करते हैं और उसके विषय में उल्लेख भी करते चलते हैं। श्री विष्णुकांत शास्त्री को विवेच्य कृति में बच्चन जी ने एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में हमारे सामने उल्लेखित किया है। वो कहते हैं, भावुकता जीवन में प्रेरणा के रूप में कैसे सक्रिय हो सकती है, इसे आपने अपनी जीवनी के इस खंड में मूर्त कर दिया है। बच्चन जी पूरी भावुकता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, पूरे संघर्ष में एक योद्धा की तरह हमारे सामने उपस्थित होते हैं और अपने पाठकों को भी ये प्रेरित करते हैं कि जीवन संग्राम में हमें एक योद्धा की भांति सदैव खड़े होना चाहिए। और जैसे योद्धा ये चाहता है कि हार या जीत कुछ भी हो, पर वो लड़ेगा एक विजय की कामना के साथ ही, उसी तरह से हमें एक विजय की कामना के साथ इस जीवन संग्राम को आगे चलाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्जरी बोल्टन अपने शोध कार्य के निर्देशकों के सहयोग, सौहार्द और उनके आत्मिक व्यवहार के विषय में भी बच्चन जी अपनी आत्मकथा के इस खंड में हमें बताते चलते हैं। बच्चन जी को नियति की अनिवार्यता, नक्षत्रों की गति, दिनों का शुभाशुभ होना, संकट काल में मानी जाने वाली मनौतियों की सार्थकता, तुलसीकृत मानस पर अखंड विश्वास और आस्था थी। और इस बात का भी उन्होंने अपने इस खंड में विस्तृत चर्चा की है। अपने सुख दुखात्मक क्षणों में उनका पठन करना उन्हें शांति देता था, और इस बात का उन्होंने उल्लेख अपने पहले के दोनों खंडों में भी किया है कि जब जब वो उदास होते थे, जब जब अशांत होते थे, तब तब वो मानस का पाठ करते थे, और ये बात उन्हें संस्कार के रूप में अपने परिवार से मिली थी। अपने शोध कार्य की समाप्ति पर वे मानस का अखंड पाठ करते हैं। मैंने उस रात अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और रामायण का अखंड पाठ किया। ये इस बात की सूचना देता है कि मानस का उनके ऊपर कितना प्रभाव था।
और वो किस प्रकार से अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों को दूर करने के लिए या उनसे संघर्ष करने के लिए मानस को एक प्रेरणा के रूप में अपने साथ रखते थे। वे अजित के अस्वस्थ होने पर मनौतियां भी मानते हैं। विदेश मंत्रालय में अपना कार्यभार मंगल को करते हैं, 27 तारीख को करते हैं, किंतु इन सबसे अधिक उन्हें अपने परिश्रम पर, अपने संकल्प पर विश्वास था। और वो कहते थे कि चाहे मैंने अपने जीवन में कुछ अंधविश्वासों का पालन किया है, किंतु वो संस्कार जनित आप मान सकते हैं या ये मान सकते हैं कि समाज में जो चीज़ें फैली हुई होती हैं उनका हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, पर फिर भी वो उनको अपनी संकल्प शक्ति पर गहरा विश्वास था। धर्म उनकी दृष्टि में व्यक्ति के द्वारा अपनी दुर्बलताओं को, अपनी असफलताओं को छुपाने का एक आवरण था। और वो ये मानते थे कि रूढ़ियाँ, परंपराएं, कर्मकांड और अविश्वास ये सब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं, और उन्होंने इन सब का खुलकर विरोध किया है। चाहे वो श्यामा जी की मृत्यु के बाद किया जाने वाला कर्मकांड हो, चाहे वो विभिन्न आयोजनों में किए जाने वाली पूजा अर्चना हो, इन सब के बारे में बच्चन जी ने अपनी आत्मकथाओं में विरोध अपना व्यक्त किया है। विदेश जाने से पूर्व चाची के द्वारा समुद्र पार करके जाना एक पाप माना जाना बताने पर वो कहते हैं कि मैं समुद्र पार करके नहीं जा रहा हूँ, मैं तो हवाई जहाज में जा रहा हूँ जो समुद्र के ऊपर से गुजरेगा, और इस प्रकार से मैंने कोई पाप नहीं किया है। और वो एक हंसी में इस बात को उड़ा देते हैं। बच्चन जी का बहुआयामी व्यक्तित्व जो है वो एक लोक विश्रुत है। वो कवि के रूप में हमारे सामने आए हैं, वो कहानीकार के हमारे सामने आए हैं, वो एक गद्यकार के रूप में हमारे सामने आए हैं, और इस प्रकार से उनके जीवन का केवल एक ही रूप हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, वो विभिन्न रूपों के माध्यम से अपने पाठकों के सामने आए। और उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में अपने जो व्यक्तित्व का हर पक्ष था, चाहे वो एक जुझारू व्यक्ति का रूप है, चाहे वो एक भीरू व्यक्ति का रूप है, चाहे वो एक कर्मठ व्यक्ति का रूप है, ये सभी रूप जो हैं उन्होंने अपने पाठकों के सामने खुलकर रखे हैं और अपने पाठकों को ये बताया कि किस प्रकार से एक संपूर्ण जीवन व्यक्ति जो है वो जीता है या उसे जीना चाहिए। उनका अधिकांश श्रेष्ठ काव्य घोर मानसिक तनाव में लिखा गया है, चाहे वो बुद्ध और नाचघर में संकलित उनकी कविताएं हों, जिसमें कड़वा अनुभव, दोस्तों के सदमे कविताओं को हम रेखांकित कर सकते हैं, चाहे सतरंगिनी, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, बंगाल का काल की रचनाएं हों, या प्रवास काल में अपना शोध कार्य करते हुए उन्होंने जिन 200 से अधिक छंदोबद्ध और छंद मुक्त रचनाओं की रचना की, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं वो पूर्व और पश्चिम की मिश्रित छटपटाहट, कुलूहट हमारे सामने उपस्थित करती हैं। उनके कवि रूप के इस तीसरे सोपान पर रचित सभी जो रचनाएं हैं वो बहुत सुंदर हैं, और ये सारी की सारी जो उनका पाठक है वो पढ़ना चाहता है, उनसे प्रेरित होना चाहता है। उन्होंने स्वयं भी कहा है, कैम्ब्रिज में बैठकर मैंने जितनी भी कविताएं लिखी, हर के पीछे एक ठोस घटना है, ठोस जीवनानुभूति है, ठोस पृष्ठभूमि है, और ये बात एक ठोस मनोभूमि है, और यह बात मेरी सभी कविताओं पर लागू होती है। मधुशाला उनकी प्रथम काव्यकृति तथा कीर्ति की आधार स्तंभ रही है, जिसे उनका पाठक अब तक पढ़ता है, प्रेरित होता है और गुनगुनाता है। कवि के द्वारा झूमते हुए उसका पाठ किया जाना कहीं ना कहीं पाठकों को मोहित कर लेता है, और वो कोशिश करता है कि जिस स्वर में बच्चन जी अपनी कविताओं का पाठ करते थे, उन्हीं छंदों में या उन्हीं स्वरों में वो उन पाठ को करने की कोशिश करता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई सपेरा नागिन या नाग को रिझाने के लिए बीन बजाता है और नागिन उस पर झूमती है, उसी तरह से पाठक उनकी रचनाओं को पढ़कर झूमने लगता है। बच्चन जी का अध्ययन व्यापक था और चिंतन गहरा था। साहित्य, कला, धर्म, कोई भी हम क्षेत्र ले लें, बच्चन जी ने उसका खुलकर अध्ययन किया था,
गंभीर चिंतन मनन किया था और उस चिंतन के निचोड़ के रूप में उन्होंने जो साहित्य रचा था वो साहित्य अपने पाठकों के लिए उतना ही प्रेरक, उतना ही महत्वपूर्ण था और पाठक निश्चित रूप से उनकी काव्य कृतियों को, उनके गद्य साहित्य को पढ़कर लाभान्वित होते हैं। धन्यवाद जी। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा जी का कि जिस तरह से उन्होंने हमें पूरी आकलन दिया है बच्चन साहब की आत्मकथा के बारे में, ख़ास तौर पर बसेरे से दूर, जहां वो अपने घर से दूर है और अपने घर से दूर वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक नया आसमां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और कह सकते हैं कि जो हमारी पीढ़ी है या फिर आने वाली पीढ़ी है, इसके लिए कहीं ना कहीं ये प्रेरणादायक बात है कि अपने घर से दूर भी और तमाम विषमताओं को और तमाम जटिलताओं को से जूझते हुए भी इन्होंने अपने लिए वो मार्ग प्रशस्त किया और ढूंढा। तो जैसा कि आपने बताया था कि यीट्स पर उन्होंने पूरी शोध करा, उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी करी। तो इस दौरान जो उनको दिक्कतें आई, क्या कहीं ना कहीं उन्हें इन दिक्कतों ने उनको प्रबल बनाया अपना मार्ग ढूंढने में? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया भी कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वहाँ पर उन्होंने स्वयं भी कहा है कि अगर ये मानसिक तनाव उन पर नहीं होता तो इतनी उत्कृष्ट रचनाएं ना लिख पाते। तो देखिए, एक तो वो अपने परिवार से दूर थे, वहाँ पर उनके अंदर ये तनाव था कि उनके पीछे तेजी जी जो हैं वो किस प्रकार का आचरण कर रही होंगी, कैसे वो आचार व्यवहार कर रही होंगी, और ना केवल आचार व्यवहार, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही होंगी, अपने बच्चों को पाल रही होंगी। और इसके साथ ही वो जो अफवाहों को वो जो सुनते थे, ना केवल अपने विषय में, जो उनके विषय में उनके दोस्त जो हैं वो तेजी जी को सुनाते थे, और जो तेजी जी के साथ अभद्र व्यवहार उनके कुछ दोस्तों द्वारा किया जा रहा था, उनके विषय में वो चिंतित थे और दूर थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। दूसरा, ईट्स के ऊपर वहाँ जाकर उनको सामग्री इकट्ठी करनी थी, उसकी प्रामाणिकता को जांचना था, आंकना था। तो इन सब चीज़ों ने उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उद्वेलित किया था, तनाव से भरा था, और उस तनाव ने ही उन उत्कृष्ट रचनाओं को हमारे सामने उपस्थित किया है। देखा जाता है अमूमन तौर पर, आम तौर पर, जब हम अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं और उस बीच अगर हम मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हो जाएं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम वो रास्ता जिस पर चल रहे हैं उसे छोड़ देते हैं, या फिर हम अपने आप को और प्रबल बना देते हैं और प्रगढ़ हो जाते हैं कि नहीं, हमें हमारी मंजिल पानी है। तो शायद बच्चन साहब के साथ भी यही हुआ। बिल्कुल, उन्होंने कई बार ये बात सोची कि मैं अपना सारा काम छोड़ के मैं दोबारा से भारत आ जाऊं, पर फिर उन्हें लगा कि नहीं, मैं जिन विषमताओं को छोड़कर, जिन विषमताओं से टकराकर जब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, और तेजी जी लगातार उनको प्रेरित कर रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी, तो उन्होंने वहाँ जाकर अपना कार्य पूरा किया, संघर्षों का सामना किया, और निश्चित रूप से उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप वो ईट्स पर अपने शोध कार्य को पूर्ण करके पीएचडी की उपाधि लेकर हमारे सामने आए। जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी महिला का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तेजी जी का योगदान, क्योंकि जिस दौर में वो थी और जिन परेशानियों को वो बच्चन साहब के बिना झेल रही थी, अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए होते या फिर उन्होंने ये कह दिया होता कि अब मुमकिन नहीं है, तो शायद बच्चन साहब ना होते। बिल्कुल ठीक बात है आपकी जी। तो अब हम आगे जो है बच्चन साहब के बारे में और क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम बच्चन जी के बसेरे से दूर के विषय में ही थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम उनकी आत्मकथा के अंतिम जो उनका खंड है, 10 द्वार से सोपान तक, जहाँ पर उन्होंने ललिताश्रम, जो इलाहाबाद में उनका घर था, वहाँ से, और जो दिल्ली में उनका घर था सोपान, वहाँ तक की अपनी यात्रा को उन्होंने उसमें समेटा है और बताया है कि किस प्रकार से इलाहाबाद से आते हुए वो भावुक थे अपने घर को छोड़ते हुए, और फिर भी उनका आना जो है वो निश्चित था, क्योंकि वहाँ की जो स्थितियाँ थी वो उनके मनोनुकूल नहीं थी, और वो किसी भी प्रकार से एक स्वस्थ जीवन वहाँ पे जीने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। इसलिए वो दिल्ली आते हैं और सोपान में अपने जीवन को और अपने आने वाली जो 2 पीढ़ियां हैं उनको फलता फूलता देखते हैं। ये पूरा का पूरा कालखंड जो है वो इस खंड में समाविष्ट है। जी, रुचिरा जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बच्चन साहब को बहुत पढ़ा है और जैसा कि आपने पहले बताया भी था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ पर आपने शोध कार्य भी बच्चन साहब पर किया है, तो साहित्यकार होने के अलावा बच्चन साहब के और क्या शौक हुआ करते थे? वो गाते थे,
उनको बागवानी का शौक था। विभिन्न प्रकार के वो कलाकृतियाँ इकट्ठी करते थे। जहाँ कहीं जाते थे उनको छोटे छोटे विभिन्न आकार के पत्थर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते थे और वो लेकर आते। उनको हर पत्थर में से कहानी नज़र आने लगती थी, एक कुछ कहता हुआ नज़र आने लगता था और वो उस पर अपनी रचनाएं जो हैं वो लिखने लगते थे। और अगर आप सोपान उनके घर में आप जाएं तो प्रवेश करते हुए ही आपको हर तरफ जो है वो विभिन्न आकृतियों के पत्थर जो हैं वो नज़र आएंगे और ऐसा लगता है जैसे वो बच्चन जी के जीवन को हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं कि इन पत्थरों में से होकर ही उन्होंने, शायद इन संघर्षों से होकर ही उन्होंने उन कलाकृतियों में से ही अपने जीवन को ढूंढा और उन रचनाओं के माध्यम से अपने पाठकों के सम्मुख वो उपस्थित हुए। वाह, बहुत ही खूबसूरत बात। जहाँ पर एक साहित्यकार जो लिखता है या कोई भी कलाकार जो दृष्टिकोण रखता है और जीवन की छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातों में कहानी ढूंढ लेता है, कला ढूंढ लेता है। तो मित्रों, हम भी ये चाहते हैं कि आप इन लाइव एडुसेट लेक्चर्स के माध्यम से अपनी एक सोच बनाएं। पढ़ना और किसी को जानना एक अलग अस्तित्व की बात होती है, लेकिन अपने स्वयं को अस्तित्व खोजने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा और निरंतर अपनी सोच के पंख फैलाने होंगे। तो हम यही कहेंगे कि आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और बच्चन साहब के बारे में और पढ़ेंगे और जानेंगे। आप हमसे यूं संपर्क बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।